खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त प्रोग्राम हमारा खसूसी नशियात देख रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इस लाइव ट्रांसमिशन में हम कोशिश करेंगे कि आज की जो गुफ्तगू है, आज की जो बातचीत है, ये एक स्पेसिफिक सेंट्रिक रहे जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स पर हम बात करेंगे। क्योंकि आज जिस मेहमान को हमने दावत दी हमने जम्मू स्टूडियो के अंदर, वो मोहताज अतार बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तवील वाबस्तगी उनकी रही है, RSS काडर में उनका नाम गिना जाता है। और आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं। बड़े अरसे से, लगभग उनका 5 साल का टेन्योर खत्म हो रहा है। रविंदर रैना साहब इस वक्त जम्मू स्टूडियो से मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर रैना साहब ज्वाइन करने के लिए, टाइम निकालने के लिए, गुलिस्तान चैनल के लिए। सबसे पहले मौजूदा हालात पर जरा गुफ्तगू करता हूं और उसके बाद कुछ और बातें करनी है। क्योंकि जब मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं तो जनवरी का महीना बिल्कुल पास में है, अब थोड़ा सा वक्त बचा है जब आपका टेन्योर 5 साल का पूरा होगा। लेकिन जब आपने टेक ओवर किया था उस वक्त के हालात और आज के हालात को कहां पर भारतीय जनता पार्टी की आई से आप देखते हैं, पॉलिटिकली आप कहां पर देखते हैं? क्योंकि जब आपने टेक ओवर किया, नो डाउट कि गवर्नमेंट आपकी थी, लेकिन एंटी इनकम्पेंसी बहुत थी, रसाना का केस था और जम्मू के अंदर भी बीजेपी पर तरह तरह के आरोप और सवाल थे। आज के दिन, इन 5 साल के वक्फे को आप कैसे याद करेंगे? मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और बचपन से ही मैं स्वयंसेवक हूं। संघ के कार्यकर्ता के नाते से, स्वयंसेवक के नाते से बचपन से ही हमने काम किया और हमारा उद्देश्य कार्य करना है, ईमानदारी से काम करना, सच्चाई से काम करना, अच्छाई से काम करना, बिना किसी भेदभाव के काम करना, सबको साथ लेकर काम करना और देश के लिए काम करना, अपनी जनता के लिए काम करना, आवाम के बेहतरी के लिए काम करना, गरीबों, मजदूरों, किसानों, पिछड़े, शोषित, दलित, उनकी भलाई के लिए काम करना। इस मिशन के साथ हम काम करते हैं और यही काम करते 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 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी का नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA चुना गया और फिर सन 2018 में जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पार्टी संगठन के जो वरिष्ठ हमारे साथी सहयोगी हैं जम्मू कश्मीर के, उन सब के सहयोग से जब मुझे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई तो हमने दिन रात काम किया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां हमारा प्रवास नहीं हुआ और एक बार नहीं, कई बार, चाहे वो जम्मू रीजन हो, कश्मीर घाटी हो, हमने टूरिंग की। शहर के शहर, गांव के गांव, पहाड़, मैदान, बॉर्डर के एरियाज, हर जगह हम गए। चाहे इलेक्शंस में गए, चाहे पार्टी मीटिंगों में गए, चाहे रैलीज में गए। हमने कोशिश की कि बड़े मन से पार्टी का विस्तार करें और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, ये उसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है। रैना साहब, कुछ लोगों का ये मानना है कि जब आप बीजेपी के साथ अलायंस में, बीजेपी PDP अलायंस था, तो उस वक्त वो जो कदम था जी वो सही नहीं था। लेकिन आज के दिन में जब एनालिसिस किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, पॉलिटिकल लोगों की तरफ से, तो माना जा रहा है कि ये जी एक फाउंडेशन स्टोन था बीजेपी के लिए कश्मीर पॉइंट ऑफ सेंट्रिक से, कि जो बड़े फैसले लिए गए, मदद एक मिली सरकार को जानकर, अंदर जानने की कि किस तरीके से कदम उठाया जाए। क्या आप भी इसी व्यू पॉइंट को एंडोर्स करेंगे कि वो जो एक्सपेरिमेंट था वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो बिल्कुल मशवरे से एक बड़ा प्लान बीजेपी के पास था, तब जाकर PDP के साथ हाथ मिलाया गया और फिर 2019 का डिसीजन भी आया सामने? मुझे याद है 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन दिया था, मिशन 44+ जी, क्योंकि उस वक्त 87 MLAs की असेंबली होती थी और जिसको सरकार बनानी होती थी उसको 44 MLA चाहिए थे। और उस वक्त में भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो बीजेपी का यूथ विंग है,
मैं उसका जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट था और बीजेपी ने उस वक्त मिशन लिया था, मिशन 44+। हमने पूरे दमखम से पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा, लेकिन हमें 25 सीटें मिली थी। हमें 44 सीटें मिली होती तो हमने किसी के साथ 2014 में गठबंधन नहीं करना था, लेकिन चूंकि हमें 25 सीटें आई थी और जो बहुमत से तकरीबन 19 सीटें कम थी, इसलिए हमको उस वक्त गठबंधन करना पड़ा, कोलिशन में जाना पड़ा। और वो हमारा एक, मैं कहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी। और अगर हम उस वक्त 25 एमएलए जीतने के बाद भी गठबंधन सरकार में नहीं जाते तो अपोजिशन के लोग कहते हैं कि इतने एमएलए जीतने के बाद भी ये सरकार में नहीं आ पाई। और दूसरा, जब हम सरकार में आए तो हमने पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो डेवलपमेंट के काम शुरू किए, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो मोदी साहब का मिशन है, उस मिशन के साथ जब जम्मू कश्मीर में हमने काम शुरू किया तो जम्मू रीजन तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा गढ़ रहा है, लेकिन कश्मीर के लोगों ने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये लीडर हैं, ये सबको साथ लेके चलते हैं, बिना मजहब मिल्लत, बिना किसी भेदभाव के काम करते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि वादी कश्मीर में भी कमल का फूल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त आज पकड़ वादी कश्मीर में भी है। रविंद्र रैना साहब, हमने गुज़श्ता दिनों एक सर्वे चलाया था और उस सर्वे में हमने कुछ सवाल पूछे थे, बड़े तीखे सवाल थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के डिसीजन को जब हमने पूछा था कि अवाम उस डिसीजन को कैसे देखती थी, एक मेजर चेंज मैंने देखा इंटायर जम्मू कश्मीर के, क्योंकि 55,000 का सर्वे सैंपल हमारे पास था, तो उसमें कहा गया कि ठीक है जी, हम इसको ले लेते हैं एज ए पॉजिटिव के तौर पर, आगे बढ़ना चाहिए, वी मस्ट गो फॉरवर्ड। तो क्या मैं ये समझूं कि जो बात आप बहुत पहले से कह रहे थे कि जब आपने टेक ओवर किया था 2018 में, उस वक्त के हालात और आज के हालात में बहुत ज्यादा अंतर है, डिस्पाइट द फैक्ट एक मेजर पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था जो आज के दिन में दिख रहा है इन द फेवर ऑफ बीजेपी? जो पॉलिटिकल सर्वे गुलिस्तान न्यूज चैनल ने किया है वो मैंने भी देखा है, और उसकी सबसे बड़ी खूबी इस सर्वे की यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों के लोगों ने इस सर्वे में अपनी राय रखी है। वो जम्मू रीजन के हों, कश्मीर घाटी के हों, जम्मू में डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, रजौरी, पुंछ हो, जम्मू, रियासी, उधमपुर, सांबा, कठुआ हो, या वादी कश्मीर में नॉर्थ कश्मीर का बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा हो, सेंट्रल कश्मीर का श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम हो, या साउथ कश्मीर का पुलवामा, शोपियान, कुलगाम या अनंतनाग हो, सभी एरिया से गुलिस्तान न्यूज चैनल के इस पॉलिटिकल सर्वे में लोगों ने अपनी राय रखी। और जिस तरीके से आपने ऑनलाइन सर्वे किया और आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी चैनल के साइट के ऊपर वो सारा सर्वे मौजूद है, इसके लिए मैं आपको मुबारक देता हूं कि कम से कम आपने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की राय ली और उस राय को आवाम के सामने रखा। बड़े सवाल थे आपके इस सर्वे में कि 2019 के बाद जो बदलाव आया है उससे लोग मुतमीन है कि नहीं, और आपके सर्वे में ऑनलाइन लोगों ने यह कहा कि वो मुतमीन हैं, खासकर जो डेवलपमेंट हुई है उससे मुतमीन है, जो यहां पंचायतों को अधिकार दिए गए, डीडीसी, बीडीसी बने, उनसे लोगों को काफी तवक्को है और उन लोगों ने अच्छे काम किए हैं। और इसी के साथ साथ आपने उस सर्वे में यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि नेशनल पार्टीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस समझते हैं लोग जम्मू कश्मीर में कि यहां की लोकल जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 61% से ऊपर लोगों ने कहा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का अहम रोल है, और वो इशारा सीधा सीधा लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। हालांकि आपने घुमा के सवाल पूछा था,
लेकिन लोगों का जवाब जो स्पष्ट आया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मेहनत हमने जम्मू कश्मीर के अंदर की, जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए काम किए, जो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में हर सेक्शन को मोदी साहब ने साथ लेके उनकी डेवलपमेंट की है, ये उसी का परिणाम है कि आज वो जम्मू रीजन हो या वादी कश्मीर हो, एक ही आवाज है। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जिस तरीके से इसका खाका खींचा रिसर्च का, इसका मतलब आपने बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर किया, देखा। लेकिन मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लोग आज के दिन में भी जब हमने मुद्दे पूछे, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास विकास, डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है जी, बेरोजगारी आज भी मुद्दा है। और ये दो ऐसे फैक्टर्स है जिसको लेकर आपने भी 2018 से पहले जब आप असेंबली के अंदर थे तब भी आप तकरीरें किया करते थे, उसके बाद जब आप प्रेसिडेंट बने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, तब भी आप इस बात की वकालत करते रहे कि जनाब नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए और सरकारी रोजगार हो। लेकिन आज के दिन में जब मैं देखता हूं 2019 से पहले भी और 2019 के बाद भी 23 से 30% के बीच में अगर हमारी सीएमआई की रिपोर्ट ये बताई कि बेरोजगारी की शरह जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो सवाल तो बीजेपी से ही होगा कि आपका वो नारा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो सही है, लेकिन बेरोजगारी के हवाले से आप नाकाम क्यों हुए? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की जो बड़ी बातें हो रही थी, तो आज जम्मू हो, कश्मीर हो, डोडा हो, हर तरफ से आवाज है कि जनाब विकास जिस तरीके से रफ्तार से होना चाहिए था वो तो हमें दिखा ही नहीं। नारे काफी अच्छे दिखे, भाषण काफी अच्छा दिखा। नहीं, देखिए यहां तक डेवलपमेंट की बात है, आप देखिए बहुत रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में 2-2 एम्स, जम्मू के सांबा में और अवंतीपुरा में 8-8 यहां मेडिकल कॉलेजेस, वो रजौरी का मेडिकल कॉलेज हो, वो कठुआ का मेडिकल कॉलेज हो, उधमपुर का मेडिकल कॉलेज हो, डोडा का मेडिकल कॉलेज हो, वो हंदवाड़ा में बनाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज हो, वहीं अनंतनाग का मेडिकल कॉलेज। रैना साहब ये तो कागजों में बड़ी अच्छी बात है, जब आप कह रहे हैं ना कि मेडिकल कॉलेज भी हमारे पास, एम्स भी है, स्मार्ट भी है, मैं बाकी विषय पर भी आता हूं। बड़ा अच्छा है। ग्राउंड रियलिटी है ना कि आप अपने जम्मू प्रोविंस के मेडिकल कॉलेजों का हाल देखिए, कश्मीर आकर देखिए, एम्स का हाल जम्मू देखिए, कश्मीर मैं गया। जो रफ्तार होनी चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसको सेट करने में शायद कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। देखिए जम्मू का एम्स स्टार्ट हो चुका है, वहां ओपीडी चल रही है। कश्मीर का अवंतीपुरा का एम्स, चूंकि वो लैंड का लिटिगेशन के मामले में कोर्ट में मामला अटक गया था, वो क्लियर हो गया है, उसका काम भी अब बड़ी तेजी से आगे रफ्तार पकड़ रहा है। और मेडिकल कॉलेजेस जम्मू के हों या आप हंदवाड़ा में चले जाइए, आप अनंतनाग में चले जाइए, मैं खुद गया हूं, वहां अच्छे से काम हो रहा है। आप हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, आप टनल्स, आप फ्लाईओवर्स देखिए, और वहीं गांव गांव में नाबार्ड की सड़कें हों, पीएमजीएसवाई की रोड्स हों, सीआरएफ के प्रोजेक्ट्स हों, रूरल डेवलपमेंट में पंचायतों को जो मजबूत किया गया है, आज पंचीस, सरपंचीस, डीडीसी, बीडीसी बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए के काम अपनी पंचायतों के अंदर वो डेवलपमेंट के कर रहे हैं। बिजली, पानी के काम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, अभी जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर में जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसलिए हर फील्ड में आज डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हो रही है। और इसके साथ साथ जो मोदी सरकार की स्कीम है कि किसानों के खातों में साल का 6-6 हजार वो सीधा आता है, हजार रुपया गरीब लोगों को महीने की पेंशन आती है। बेरोजगारी पर भी बात आयुष्मान भारत के जो कार्ड है, गोल्डन कार्ड, वो सबको वो मिल रहे हैं। इसलिए डेवलपमेंट के काम अगर आप गिनेंगे, और मुझे याद है जब मैं एमएलए बना 2014 में, एक पंचायत में साल का एक मकान पीएमएवाई का आता था। राणा साहब बेरोजगारी की शरह भी बताइए ना, वो तो कम हुई नहीं। आप तो कह रहे थे कि 5 अगस्त 370 हडल है, वो तो कहीं आज भी है। फिर और फिर सबसे बड़ी बात जो कही गई थी इन्वेस्टमेंट की, पिछले 3 साल से तो हम सिर्फ आंकड़े गिन रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर बताइए ना, उस पर भी आता हूं, कहां पर स्टेट है। मैं उस पर भी आता हूं जी गौहर जी, मैं उस पर भी अपना पक्ष रखता हूं। तो इसलिए यहां तक डेवलपमेंट की बात है,
वो चाहे गरीब लोगों को मुफ्त के गैस कनेक्शन, गरीब परिवारों को, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। इसलिए मोदी साहब ने डेवलपमेंट तो जम्मू कश्मीर में जबरदस्त की है और लोग इसको मानते हैं और ये नजर भी आती है। रही बात एम्प्लॉयमेंट की, देखिए एक जरूर मैं इस बात को कहूंगा कि ये जो पिछले 2-2.5 साल खासकर जो कोरोना काल में बीते हैं, उस काल में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फाइनेंशियल क्रंच आया है, आर्थिक मंदी हुई है, जिसके चलते कहीं कुछ काम रुके, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस बटालियंस में भी भर्ती हुई, जेके बैंक्स में रिक्रूटमेंट हुई, यहां सीआरपीएफ और बीएसएफ की रिक्रूटमेंट्स हुई, अन्य अन्य डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट हुई है। लेकिन आने वाले दिनों और जो सिविल डिपार्टमेंट, अगर मैं सिर्फ आपको आपके एमएलए की तकरीर याद दिलाऊं, याद कीजिएगा जब आपने रेजोल्यूशन मूव किया था, कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट इनकम्पिटेंट है जी, वो कुछ कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि बेरोजगारी की शरह कितनी थी, 19.6%, 19.6। और आज जब आप एज ए प्रेसिडेंट मेरे सामने हैं, तो आज के दिन में सीएमआई की उसी रिपोर्ट को मैं दे रहा हूं, दैट इज 23.2%। ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है हमारे पास। मैंने भी इस रिपोर्ट को बड़ी डिटेल में स्टडी किया है, कुछ लूप होल्स वहां हैं, मैं उस पर ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप देश की बाकी स्टेटों का डाटा निकालो और जम्मू कश्मीर में निकालो। कोरोना में हम बेरोजगारी, इस महामारी की आर्थिक मंदी के बाद, कोरोना की आर्थिक महामारी के बाद भी जम्मू कश्मीर में रोजगार देने की कोशिश जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब इस बारे में बड़े पर्टिकुलर हैं। रही बात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, यहां इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने की, आपने खुद देखा कि न केवल हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एमओयू साइन हुए हैं, बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई जैसे बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनको भी हम जम्मू कश्मीर के अंदर यहां ला रहे हैं, उनके साथ एमओयू साइन हुए हैं। ठीक है जी, ये अच्छी बात है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारा है, हमारा हैंडलूम सेक्टर है, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है, तबाही के दहाने पर है, और गवर्नमेंट की तरफ से सिंगल वर्ड अभी तक नहीं कहा गया कि हाउ वी प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। हर दिन वो रो रहे हैं, हर दिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग जरूर उनसे मिल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हजारों करोड़ रुपए का जो जीएसटी और टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को आता था, शायद वो आने वाले दिनों में अब नहीं आएगा। गौहर साहब, पिछले दिनों जब हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, तो यहां जम्मू में बहुत सारे डेलीगेशन माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मिले, वहीं कश्मीर के जो बहुत सारे डेलीगेशन श्रीनगर में उनको मिले थे, मैं भी वहीं मौजूद था। वहां चाहे वो हैंडलूम सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो ये जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, चाहे कश्मीर के अंदर वहां के जो लोकल जो सेब के जो बागान हैं जी, उनको लेकर, या अन्य जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, ये सभी डेलीगेशन ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिले थे। और वहीं माननीय अमित शाह साहब ने वहां ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी थे और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे थे। फौरन ये डायरेक्शंस दी गई थी कि ये तमाम मसाइल हल हों। जो फ्रूट्स का ट्रांसपोर्टेशन था वो बड़ा उसमें हर्डल्स आ रही थी, क्योंकि रामबन के पास जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, पसियां आने से, ठीक है जी, कुछ वहां मैं इसको जरा यहां पर छोड़ देता हूं, क्योंकि ये बड़ा इशू है, लेकिन जरूर ये बात है, जब हम फ्रूट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अफगानिस्तान से जो सेब आ रहा है उसने शिमला को भी खराब कर दिया और जम्मू कश्मीर की माइशत भी खराब है, ये तो अपनी जगह है। लेकिन जरा फटाफट से इस पर भी आइए, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर भी लोगों के दिलों के अंदर अभी भी खदशा है। कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जी हालात तो ठीक है, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, पथराव कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये जो टारगेट किलिंग अप हो रही है, ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है। क्या रविंद्र रैना साहब मान रहे हैं कि बड़ा चैलेंज इस वक्त स्टेट सेंटर के पास है कि हाउ टू टैकल दिस? पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। यहां हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान
देश दुश्मन ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर की आवाम भी इस जंग को लड़ रही है और बहुत सारा नुकसान इस दहशतगर्दी की आग में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ है। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर में बंद कॉल्स की हड़तालें ही हड़तालें होती थी, हड़तालों के कैलेंडर इशू होते थे, जब पत्थरबाजी स्कूलों कॉलेजेस के बाहर, पुलिस स्टेशन, आर्मी कैंप्स के बाहर हर जगह होती थी। मुझे याद है 12 महीनों में से 10 महीने हमारा लाल चौक बंद रहता था। ये इसमें तो वाजिया चेंज है, वो तो लोग भी मान रहे हैं, रहना साहब, लोग मान रहे हैं कि इसमें एक मेजर शिफ्ट आया है, लेकिन ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, ये कितना खतरनाक है। यहां तक जहां टारगेटेड किलिंग्स की बात है, आप भी जानते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ हमारे जवानों ने, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जबरदस्त काम किया है। पहले से हालात कई गुना ठीक हैं, लेकिन दुश्मन, साजिशकर्ता, दहशतगर्द आज भी रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार करते हैं। ये दौर भी खत्म होगा, अमन चैन आएगा। अच्छा जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का मामला आपके टेन्योर में हल हुआ, 370 वाला मामला आपके टेन्योर में हुआ है। अब खबर यह है कि कुछ लेफ्ट आउट प्रॉपर्टी जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट की है, इसको लेकर स्टेट और सेंटर के बीच में इस वक्त बातचीत चल रही है कि वो उन लोगों को दी जाए जो 65 और 71 के विक्टिम्स हमारे हैं। क्या इस पर आपकी पार्टी का कोई व्यू पॉइंट है कि किस तरीके से ये हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या आपसे कोई कंसल्टेशन है इसमें? भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए, हर उस कम्युनिटी को हमने इंसाफ दिया जो पिछले 70 सालों में हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी और इंसाफ की गुहार लगा रही थी और वो इंसाफ के लिए तरस रही थी। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहला काम किया कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को उनके हक दिए। हमने बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, उनको उनके हक दिए जो हिंदुस्तान के आईन ने पूरे मुल्क में उनको हक दिए थे। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर खवातीन को उनके हक दिए। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अब पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ हो, उसकी जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी ने की है और बहुत जल्द आप देखेंगे। एक आखिरी चीज में बड़ा इंपॉर्टेंट ये था जो मैंने कस्टोडियन को लेकर पूछा था, क्या माजी में क्या मुस्तकबिल में अब कस्टोडियन डिपार्टमेंट खत्म हो रहा है? उसी पर आता हूं जी, मैं उसी पर आता हूं। और पहाड़ी कबीले के बाद यहां ओबीसी कम्युनिटी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जी, उनको भी यहां अधिकार देंगे। कश्मीर का और जम्मू के अंदर हर चौथा जो कश्मीर का मुसलमान हमारा भाई बहन है वो ओबीसी कैटेगरी में आता है, उनको हम हक देंगे। और रही बात कस्टोडियन एंड इवैक्यू प्रॉपर्टी का, बड़े लंबे समय से इसकी मांग आ रही है कि लोगों के पास जो कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है, जो उन पिछले 70 सालों से यहां रह रहे हैं, उनका कोई ऐसे पैरामीटर्स बनाए जाएं ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो किसानों को 6-6 हजार साल का देते हैं, या जो पीएमएवाई के मकान, या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उन तक भी फायदा पहुंचे। इसलिए सरकार कस्टोडियन डिपार्टमेंट के तहत जिनके पास जमीनें हैं उनके बारे में भी आने वाले दिनों में बड़ा फैसला लेने जा रही है। राणा साहब, बस 2 मेजर सवाल आपके, छोटा छोटा जवाब चाहूंगा आपके सामने। हमने सर्वे किया तो सर्वे में ऑन द टॉप ऑफ द लीडरशिप में आपका नाम आया, उसके बाद फारूक साहब, फिर गुलाम नबी आजाद साहब। लेकिन आपकी इस मकबूलियत के पीछे टीम रविंदर रैना या बीजेपी आरएसएस? देखिए, मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूं। बचपन से ही मैं पूरी ईमानदारी, निष्ठा और बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के काम करता हूं। और मैं कभी भी कुछ बनने के लिए नहीं, अपने लोगों की खिदमत के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको साथ लेके
जैसा मोदी साहब का नारा है और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब काम करते थे कि सबको साथ लेके चलना, यानी पार्टी के साथ पीछे काम करता हूं। ये टीम रविंद्र रैना नहीं है बल्कि पार्टी है पीछे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, पार्टी के वर्करों की मेहनत है। ठीक है जी, अपकमिंग इलेक्शंस है हमारे सामने, उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर के आखिर तक कोई ना कोई अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगी, लेकिन बीजेपी के सामने और स्पेशली आपके सामने चैलेंज, क्योंकि खबर यह भी है कि आपको जी कंटिन्यू किया जाएगा, आप कोई चेंज नहीं होंगी जब तक जनरल इलेक्शन स्टेट सेंटर के नहीं होते हैं 2024 के चुनाव। दैट मीन्स अगले अगर स्टेट के इलेक्शन हमारे होने वो आप की इसमें होनी है, आपकी प्रेसिडेंटशिप में होनी है। तो बड़े मेजर चैलेंज आज के दिन में बीजेपी के सामने क्या है कि जम्मू को लेकर और कश्मीर को लेकर जो आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है नई वोटर लिस्टें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में यकीनन इलेक्शंस होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे और 50 से ज्यादा सीटें जम्मू कश्मीर की आवाम की दुआओं से, आवाम की आशीर्वाद से हम जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। चैलेंज क्या रहेंगे? चैलेंज क्या है बीजेपी के सामने? रही बात चैलेंजेस की, तो ये जो डेली वेजर्स हैं इनके मसले हमने हल करने हैं। जो रैबरे खेल, रैबरे ज़रात के एम्प्लॉइज हैं, जो एनवाईसी, जो सीआईसी ऑपरेटर्स, जो एमजी नरेगा के ऑपरेटर्स हैं, जो वीडीसी के मेंबर हैं, जो हमारे होम गार्ड्स के लोग हैं, एसपीओज हैं, इन तमाम लोगों की परेशानियां हमने दूर करनी है। और एक बात विश्वास के साथ कहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ काम होगा। जम्मू कश्मीर के हर इंसान को, हर शख्स को यह एहसास होगा कि यह सरकार हमारी है और उसके साथ इंसाफ हुआ है, बिल्कुल करप्शन नहीं होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा। ठीक है रैना साहब, वोटिंग तो होगी, आगे चुनाव भी होंगे, इनकेस कोलेशन करना पड़ा, छोटा सा जवाब, पीपल्स पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस? भारतीय जनता पार्टी आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर की आवाम की दुआओं और आवाम की मदद से 50 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। हमें किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फ्रीली आप आजाद साहब से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? फारूक साहब से बेटर फील करेंगे काम करना या गुलाम नबी आजाद साहब से? देखिए, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, मैं बड़े लोगों के बारे में क्या बोलूं। मैं एक छोटा सा अपनी पार्टी का वर्कर हूं, लेकिन पूरी अथॉरिटी, विश्वास और जो आपने सर्वे किया है गुलिस्तान चैनल ने, और इतना बड़े पैमाने पर आपने सर्वे किया है, उस सर्वे की रिपोर्ट को देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी और अपने दम पर सरकार होगी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2023 के मार्च में जब बजट पेश होगा, क्या वो दिल्ली से होगा या जम्मू कश्मीर से होगा? चलिए, कुछ बातें आने वाले समय के ऊपर ही रखी जाएं तो मुझे लगता है गौहर साहब वो ठीक रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र रैना साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वो दिन जल्दी आएगा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा, वो दिन भी जल्दी आने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रविंद्र रैना स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमें यकीन है कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है उससे ये उन्हें अक्स हो रहा है कि आने वाले दिन बीजेपी के होंगे। लेट्स होप सो कि कहां पर ऊंट बैठेगा, सियासी करवट कौन कहां पर लेगा, क्योंकि हर दिन जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सियासत होती है, एक नए सियासी बाब का आगाज भी होता है और उन नए सियासी चेहरों और सियासी बाबों के बीच कौन सी पार्टी कहां पर फिट होगी ये अभी कहना काफी मुश्किल होगा। बने रहिएगा हमारे साथ।